Hello plus one class, I hope you all are fine beta. In our previous lectures we have finished our chapter number 7 that is changing culture tradition, जिसमें हमने इटली के रिवाइवल के बारे में पढ़ा, इटालियन सिटीज़ के बारे में पढ़ा कि कैसे कैसे वहाँ पे जो कल्चर था वो चेंज होता गया था, जिसमें हमने ये भी पढ़ा कि इटली जो था वो एकदम से रियून हो गया था, फिर ट्रेड एक्सपेंशन की वजह से उसके ट्रेड रूट बने और उसमें डेवलपमेंट होने लगा, और जैसे जैसे डेवलपमेंट होने लगा तो वहाँ पे लीगल स्टडी और कॉमर्स स्टडीज़ की डिमांड होने लग गई, एकदम से राइज़ हुआ और फिर उस स्टडी के लिए एकदम से डिक्लाइन होने लग गया, और फिर वहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया। फिर ह्यूमैनिटीज़ के साथ साथ मैन ने अपना डेवलपमेंट सोचने शुरू कर दिया था। फिर हमने एस्पिरेशन ऑफ वुमेन के बारे में भी पढ़ा, फिर हमने साइंटिफिक डिस्कवरीज भी पढ़ी, और ये भी देखा कि वहाँ पे जो साइंटिफिक नॉलेज थी या एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो थे लोगों के दिमाग में आने लग गए थे, और लोग चर्चेस की बातों को कम फॉलो करने लग गए थे। तो ये सारा जो चैप्टर है वो हम अपना डिस्कस कर रहे हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में। 8th चैप्टर जो कन्फ्रंटेशंस ऑफ कल्चर है वो आउट ऑफ सिलेबस यानी डिलीटेड है 2020 और 21 वाले पैटर्न से। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर 9th चैप्टर दैट इज़ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मज़ा आएगा आपको इसको पढ़ने में। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो सबसे पहले तो हम रिवोल्यूशन की बात कर लेते हैं। अब तक जो हम रिवोल्यूशन की बात करते हैं उसका मतलब होता है प्रोटेस्ट करना, अगेंस्ट हो जाना, क्रांति लाना। तो यहाँ पे हमेशा यही नहीं कि सिर्फ वॉर किया जाए, फाइटिंग किया जाए बड़े लेवल पे, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, रिवोल्यूशन कहेंगे। ये तो एक है ही है इसका मीनिंग। इसका जो सेकंड मीनिंग है जो इस चैप्टर से लिंक करता है वो है ब्रिंग अ big change by group of people। जब लोगों के द्वारा एक बहुत बड़ा चेंज लाया जाता है सोसाइटी में, एक सिटी में, एक कंट्री में, उसे हम क्या कहेंगे, रेवोल्यूशन ही कहेंगे। क्या कहेंगे, रेवोल्यूशन ही कहेंगे। तो आज एक नया मीनिंग हमने रेवोल्यूशन का सीखा, वो क्या था कि एक बड़े से चेंज को जब ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा लाया जाता है उसे हम रेवोल्यूशन कहेंगे। तो मैंने आपको ये 10th में भी बताया था, जब आप लोग 10th क्लास में थे और हमने ये टॉपिक रेवोल्यूशन पढ़ा था, तो मैंने आपको रेवोल्यूशन का ये मीनिंग भी बताया था। फिर से बता रही हूँ कि एक बड़ा सा चेंज जो बड़े ग्रुप के द्वारा या लोगों के द्वारा लाया जाता है सोसाइटी में, उसे रेवोल्यूशन कहते हैं। सो हमारा जो टॉपिक है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। तो 1780s टू 1850 का जो टाइम पीरियड था उसे फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है कि 1780s टू 1850 का जो टाइम पीरियड है दैट इज़ कंसिडर्ड एज फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इस फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जिसका प्रोग्रेस हुई या जिसने डेवलपमेंट किया वो था ब्रिटेन। कौन था, ब्रिटेन। ब्रिटेन ने इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की थी। तो सेकंड जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड था दैट इज़ आफ्टर 1850। तो 1850 के बाद का जो टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड को हम क्या कहेंगे, सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। क्या कहेंगे, सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। क्या हुआ था कि फर्स्ट में तो ब्रिटेन ने प्रोग्रेस की, लेकिन इसमें ब्रिटेन की जो प्रोग्रेस थी वो स्लो डाउन हो गई थी, या हम कह सकते हैं कि इसे पीछे छोड़ दिया गया था। कौन कौन सी कंट्रीज द्वारा, जर्मनी एंड यूएसए। और इस टाइम पीरियड में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हुआ था, दैट इज़ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़। तो इन दो इंडस्ट्रीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था, इन दो इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा बूम अप आया था, इन दो इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई थी। लेकिन फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो इंडस्ट्री क्या कहते हैं डेवलप्ड हुई थी वो इंडस्ट्री थी
आयरन एंड कॉटन टेक्सटाइल। तो आयरन इंडस्ट्री और कॉटन टेक्सटाइल का जो डेवलपमेंट टाइम पीरियड था वो था फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और केमिकल और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री ने जो डेवलपमेंट किया था वो किया था सेकेंड रेवोल्यूशन। तो फर्स्ट रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और सेकेंड रेवोल्यूशन में जो डिफरेंस है आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्या हुआ था फर्स्ट रेवोल्यूशन में, हम यहाँ बात करेंगे फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। तो इस टाइम पीरियड में क्या हुआ था, इस टाइम पीरियड में हुआ था कि काफ़ी जो न्यू मशीन्स और टेक्नोलॉजी थी वो लॉन्च कर दी गई थी। तो इस टाइम पीरियड में न्यू मशीनरीज एंड न्यू टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। और देखो, मशीनरी को चलाने के लिए फ्यूल तो चाहिए ही चाहिए था, जो नई टेक्नोलॉजी है उसको भी रन करने के लिए फ्यूल तो चाहिए ही चाहिए था। तो उस फ्यूल के लिए जो मटेरियल यूज़ किया गया या जो सोर्स यूज़ किया गया था दैट इज़ स्टीम। क्या यूज़ किया गया था? स्टीम। तो स्टीम से मशीनरीज को रन किया गया था। तो ये बहुत ही बड़ा चेंज था फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। तो ना कोई कॉयल, ना कोई ऐसे फोजल्स वगैरह यूज़ किए गए थे मशीनरीज को रन करने के लिए। तो किसको यूज़ किया गया था? स्टीम को यूज़ किया गया था। और ये बहुत ही बड़ा चेंज जो था वो ब्रिटेन में आया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड में। तो जब स्टीम से मशीनरी चल रही थी तो जो प्रोडक्शन हो रहा था वो लार्ज स्केल पे हो रहा था। क्या हो रहा था? काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल पे हो रहा था। अब ये तो है नहीं कि जो गुड्स हैं वो प्रोड्यूस्ड करके क्या कर दी जाएंगी, अपनी ही कंट्री में स्टोर कर ली रहेंगी। तो उसका फ़ायदा तब होगा जब इन गुड्स की क्या की जाएगी, ट्रेडिंग की जाएगी। और ट्रेडिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफ़र करना पड़ेगा एक गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह। तो इस गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए होगा? ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी चाहिए होगा। तो उस टाइम पीरियड में ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से डेवलप्ड होने लग गया था। और साथ ही साथ क्या हुआ था, जैसे प्रोडक्शन बढ़ी थी तो जो पुअर लिविंग थी और जो वीमेन और चिल्ड्रन थे, यानी जो वर्कर्स हुआ करते थे उसमें वीमेन और चिल्ड्रन भी इंक्लूडेड थे। इन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ने लग गया था, इन्हें बहुत ज़्यादा काम मिलने लग गया था। लेकिन अल्टीमेटली जो फ़ायदा हुआ था वो किसको हुआ था? इंडस्ट्रियलिस्ट को हुआ था। किसको हुआ था? इंडस्ट्रियलिस्ट को, इन्वेस्टर्स को। क्यों इन्वेस्टर्स को क्यों हुआ था? क्योंकि जो पैसा लगा रहा था उसे अपनी रिटर्न मिल रही थी बहुत अच्छी। इंडस्ट्रियलिस्ट को मिल रहा था क्योंकि उनकी इंडस्ट्रीज़ थी, और बिजनेसमैन जो ट्रेडिंग कर रहे थे इनको फ़ायदा मिल रहा था। लेकिन अफेक्ट जो था वो पुअर लिविंग वुमेन और चिल्ड्रन पे भी पड़ रहा था। तो उस वजह से वहाँ पे क्या किया गया था, गवर्नमेंट द्वारा एक रूल बनाया गया था कि आप क्या करेंगे, अपने वर्कर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा लेबर करनी पड़ रही थी और जो वर्किंग एनवायरनमेंट था वो इतना वेल एंड गुड नहीं था। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिया था कि आप बहुत ही अच्छा वहाँ पर वर्किंग एनवायरनमेंट देंगे, कंडीशंस जो है वर्क की वो उसे रेगुलेट करेंगे, और प्रॉपर सैनिटेशंस और जो कुछ भी चाहिए वर्कर्स को वो प्रोवाइड करेंगे। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो टर्म है, मैं इसको IR लिखूँगी, उसे जो यूज़ किया गया था वो किया गया था जॉर्ज मिकलेट ने फर्स्ट टाइम फ्रांस में जो सबसे पहले IR को यूज़ किया गया था वो जॉर्ज मिकलेट ने किया था। एंड फ्रेडरिक एंगल्स ने जर्मनी में, और इसे यूज़ किया गया था फर्स्ट टाइम एक इंग्लिश में फिलोसफर के द्वारा। और हम कह सकते हैं वो जो थे वो इकोनॉमिस्ट भी थे, जिन्हें इकोनॉमिक्स की बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, उन्हें इकोनॉमिस्ट कहा जाता है। और उनका नाम था अर्नोल्ड टॉइनबे। इनका जो लाइफ स्पैन था दैट इज़ 1852 to 83। और इन्होंने जब ये टर्म यूज़ करी थी, वो टाइम पीरियड जो था वो उस राजा का टाइम पीरियड था जिस राजा को हम जॉर्ज
3 के नाम से जानते हैं, मतलब इनकी रूलिंग के टाइम पीरियड में इस टर्म को यूज़ किया गया था एनरोल्ड टॉर्नबे के द्वारा। और उन्होंने ये बताया था कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो कब आया था, 1760 टू 1820 के टाइम पीरियड में। तो टॉर्नबे ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर लेक्चर्स दिए थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। कहाँ पे दिए थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। उनकी जो डेथ थी वो अनटाइमली हो गई थी, जिस वजह से इनके लेक्चर्स को एक बुक की फॉर्म में पब्लिश किया गया था। इनके लेक्चर्स को एक बुक की फॉर्म में पब्लिश किया गया था और उस बुक का नाम था लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और जिसे पब्लिश किया गया था इनकी डेथ के बाद, दैट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ 1884। तो यही इंट्रोडक्टरी पार्ट है आपके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, जिसमें हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मीनिंग जाना कि एक बहुत बड़ा चेंज आ गया था इंडस्ट्री में। क्या आ गया था कि जो प्रोडक्शन थी वो लार्ज स्केल पे होने लग गई थी, इंडस्ट्री डेवलप करने लग गई थी बहुत ज़्यादा। अभी तक जो हमने पढ़ा वो कल्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और ऐसा कुछ ही पढ़ा था, लेकिन प्रोडक्शन के बारे में अब से डिस्कस करेंगे, जिसमें इंडस्ट्री ग्रो करेगी। तो 2 तरह का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, एक फर्स्ट और एक सेकंड। फर्स्ट में ब्रिटेन ने डेवलपमेंट किया था और सेकंड में जर्मनी एंड यूएसए में। यहाँ पे जो इंडस्ट्री फर्स्ट रेवोल्यूशन में जो इंडस्ट्री डेवलप करी थी दैट इज़ आयरन इंडस्ट्री एंड कॉटन टेक्सटाइल, दैट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ 1780 टू 1850। लेकिन इसमें केमिकल इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री ने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट किया था और वो 1850s के बाद का टाइम पीरियड था। तो इन मशीनरीज को जो चलाने के लिए फ्यूल चाहिए था, वहाँ पे स्टीम को यूज़ किया गया था, यानी स्टीम इंजन्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इससे जो फ़ायदा हुआ था वो इंडस्ट्रियल्स को भी हुआ था, इन्वेंटर्स को भी हुआ था और ट्रेडर्स को भी हुआ था। लेकिन जो वर्कर्स थे उनकी जो कंडीशन थी वो बहुत ही वर्स्ट होती जा रही थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक रूल फॉलो कर दिया था कि इंडस्ट्रीज को ये सब कुछ वर्किंग एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में एक लेक्चरर ने या फिलोसफर ने या इकोनॉमिस्ट ने बताया था, एर्नोल्ड टॉर्नबी ने। तो उन्होंने ये सारा कुछ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपने लेक्चर्स के ड्यूरिंग बताया था। उनकी जो डेथ थी वो अनटाइमली हो गई थी और उसकी डेथ के बाद एक बुक पब्लिश की गई थी, दैट इज़ लेक्चर्स ऑन IR, जो हुई थी 1884 के बाद पब्लिश। तो यही आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है। कल हम अपने टॉपिक वाइज जो है चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसमें हम फर्स्ट ये डिस्कस करेंगे कि ब्रिटेन ही ऐसी कंट्री क्यों थी जिसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। तो till then, take care, do your work timely and don't forget to pray. See you in next video. Thank you.